हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इससे पहले हमने सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं। इससे पहले के सारे सेक्शंस कवर हो चुके हैं। 6, 7, 8 कवर हो चुका है और इंट्रोडक्शन भी हमने इसका देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 9 में 5 तरीके के फैक्ट्स का रेलेवेंसी बताई गई है। बोला गया है कि 5 तरीके के फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। कौन कौन से हैं वो फैक्ट्स? पहली बात, वो फैक्ट्स जो कि किसी भी फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करें। दूसरे, वो फैक्ट्स जो किसी भी इन्फरेंस को रिबट या सपोर्ट करें। तीसरा, वो फैक्ट्स जो कि इस्टेब्लिश करें एंड द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को वो क्या करें? इस्टेब्लिश करें। चौथे, वो फैक्ट्स जो कि किसी टाइम और प्लेस को फिक्स करें। और पांचवें, वो फैक्ट्स जो दिखाएं रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ओके, तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहला, फैक्ट्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन। सेकंड, फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस। तीसरा, फैक्ट्स विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। चौथा, फैक्ट्स विच फिक्स टाइम एंड प्लेस। और पांचवा, फैक्ट्स विच शो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं सेक्शन 9 में रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको डील करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। इसका ये मतलब हुआ कि वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में कुछ बताएं, कुछ इंट्रोड्यूस करें या फिर उसको एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज वेदर अ डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। ठीक है, ये सवाल है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो ए का विल है या नहीं है। नाउ द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ हिज एलिजिड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब जो स्टेट ए की प्रॉपर्टी की जो स्टेट है और उसकी फैमिली के रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर विल का क्या है? सब्जेक्ट मैटर विल का होगा ए की प्रॉपर्टी। तो ये क्या कर रहे हैं कि ए की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Here, these facts are introducing the facts about the A's property, the state of A's property, which is the subject matter of the will, and hence will help the court in deciding whether that will is of A or not. यहाँ पे जो A की प्रॉपर्टी का स्टेट है वो हमको क्या बताएगा कि ये सब्जेक्ट मैटर वो A की प्रॉपर्टी है या नहीं, जो विल है वो A की है या नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा इंट्रोड्यूसिंग वाला का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेटरी का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है कि एक मॉब जा रही है। ठीक है, एक भीड़ जा रही है और भीड़ में लोग कुछ चिल्ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चिल्लाते हैं मारो मारो टाइप्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। तो वो जो उसकी चिल्लाना है, जो वो क्राइज ऑफ द मॉब है, वो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्राइज है, वो क्या बता रही है? मॉब के नेचर को बता रही हैं। वो क्या कर रही है? मॉब के नेचर को बता रही है। ये बता रही है कि मॉब का मोटिव क्या है। तो एक तरीके से क्या कर रही है? मॉब को एक्सप्लेन कर रही है। उस मॉब को एक्सप्लेन कर रही है। The cries of the mob are relevant as they are explanatory as to what the mob was in the nature, to what was the mob's nature and their goal. Those cries are relevant as they are to an extent explaining the nature of the mob. तो वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, वो फैक्ट्स या फिर उनको एक्सप्लेन करें, वो फैक्ट्स जो हैं सेक्शन 9 में रेलेवेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस। कहने का ये मतलब है कि वो फैक्ट्स जो कि किसी इन्फरेंस को सपोर्ट या तो करें या फिर रिबट करें, वो फैक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? रेलेवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्राइम हुआ, FIR में एक आदमी का नाम दर्ज हुआ। अब जैसे ही उस आदमी को पता चला कि मैं एक्यूज उसमें हूं, ठीक है, मुझे लोग बता रहे हैं कि मैं एक्यूज हूं, वो भाग गया वहां से। अब उसका ये जो भागना था, ये दर्शाता है उसका कंडक्ट, और इससे हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि ये शायद गिल्टी होगा इसीलिए भाग गया, इसलिए वो भाग गया। अब जो भी फैक्ट्स इस इन्फरेंस को सपोर्ट करेंगे या रिबट करेंगे, वो फैक्ट्स जो इस इन्फरेंस को या तो सपोर्ट करेंगे या रिबट करेंगे, वो फैक्ट सेक्शन 9 में रेलेवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर
उसके भागने के बाद वो किसी ट्रेन में मिलता है जहां पे उसके पास टिकट नहीं है और वो गंदे संदे कपड़े पहने हुआ है, ठीक है, या उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है या कुछ भी ऐसे टाइप का, तो वो क्या दर्शाएगा कि हाँ ये उस इन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है, ये इस इन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे अगर उसने इस बात का सबूत दे दिया कि यार सच में मुझे कुछ काम था, बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए मैं किसी को बता के नहीं जा पाया, तो ये क्या कर रहा है, उस इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है। क्या कर रहा है ये फैक्ट, उस इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है। तो दोनों चीजों के, दोनों फैक्ट्स के एविडेंस को कोर्ट में दिया जा सकता है। इन द केस ऑफ मटरू, अच्छा ये हो गया, यहां पे आप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब एक केस है मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था कि एक एक्यूज था, उसने कंप्लेनेंट के साथ पूरा टाइम बिताया, ठीक है, पूरे टाइम रहा वो कंप्लेनेंट के साथ जब तक उसने कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद उसको धीरे धीरे लगने लगा कि शायद पुलिस मेरे पर ही शक कर रही है, तो भाग गया, ठीक है। तो अब जब वो मिला तो उसने बोला कि सर मैं डर गया था। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इंसान का जो है इनोसेंट पर्सन भी जो है वो डर सकता है कि कहीं वो गलत चार्ज में ना फंस जाए, ठीक है। इन मटरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वेयर accused accompanied the complainant all the time till his filing of the complaint. When he started feeling that he was being suspected, he ran away. The court said that the conduct he has to be seen in the light of the circumstances of the case, and even an innocent person might run when wrongly suspected. उसने बोला कि एक निर्दोष आदमी भी भाग सकता है अगर उसको रॉन्गली सस्पेक्ट किया जाएगा तो। तीसरा होता है आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। अब वो फैक्ट्स जो कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। When the court has to figure out an identity of any person related to the case, the evidence of the facts which can establish such identity become relevant. वो facts क्या हो जाते हैं, relevant बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल था बीभावती वर्सेस रमेंद्र नारायण, बीभावती वर्सेस रमेंद्र नारायण। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी 12 साल तक लापता था। उसके बाद अचानक 12 साल बाद एक आदमी आता है और कहता है कि मैं वही आदमी हूं जो खो गया था। अब उसकी मम्मी, उसकी माँ का और उसकी बीवी का स्टेटमेंट लिया गया। उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, उन दोनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। तो उनका ये जो पहचानने से इनकार करने वाला स्टेटमेंट था, ये रेलेवेंट हो गया सेक्शन 9 में। क्यों? क्योंकि वो स्टैब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। वो क्या स्टैब्लिश कर रहा है, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, और ये बता रहा है कि वो आदमी नहीं है, बता रहा है कि ये वो आदमी नहीं है, ठीक है। अब ये यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो डायरेक्ट उसने देखा हुआ था तो ऐसे आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो गई। आइडेंटिटी और तरीकों से भी स्टैब्लिश हो सकती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से स्टैब्लिश हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी की आवाज सुनी, उससे भी हो सकती है। इसका भी एक केस है, एक केस था सैनुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ था कि एक बाप के ऊपर उसकी बेटी के रेप करने का चार्ज लगा हुआ था। अब वहां पे एक एविडेंस अवेलेबल था कि नेबर्स ने उस घटना के दौरान कुछ चीखें सुनी थी और उन्होंने सोचा था अरे ये तो डेली का इन लोगों का रोज का नाटक है, रूटीन अफेयर है, तो इसमें उन्होंने पढ़ा नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने जब इस बात का एविडेंस दिया कि उन्होंने आवाज सुनी थी, तो उन्हें यह पता था कि आवाज उस लड़की की ही है और उस आदमी की है। तो ये क्या कर रहे थे, स्टैब्लिश कर रहे थे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। कैसे कर रहे थे, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। एक और केस था, एक और केस में क्या हुआ था कि एक डॉक्टर की बीवी थी, उसकी बॉडी को इतना बुरी तरीके से म्यूटिलेट किया हुआ था कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था रेगुलर मेथड से। फिर क्या हुआ कि लेकिन एक फैक्ट पता था कि उसका जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो एब्डोमेन में उसके मार्क्स थे, एब्डोमेन में उसके ऑपरेशन के मार्क्स थे। तो उसको फिर उस मार्क से पहचाना गया था, तो हमने क्या किया, उससे भी आइडेंटिटी उस पर्सन की स्टैब्लिश कर ली। और कैसे आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो सकती है, फोटो दिखा के हो सकती है, फोटो दिखा के भी आप किसी की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक और तरीका है, उसको क्या कहते हैं, सुपर इंपोजिंग मेथड। एक केस था राम लोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो टैंकर से निकाला गया था, उसकी बॉडी जो है बियॉन्ड रिकॉग्निशन थी, गल चुकी थी एकदम, केवल स्केलेटन बचा था। अब ये जानना था कि ये स्केलेटन किसका है, तो उन्होंने उसके चेहरे को उस बॉडी के ऊपर सुपर इंपोज किया, ठीक है, और जानने की कोशिश की कि ये आदमी जो है, ये स्केलेटन किसका है। तो उनको उसे पता लगा था। तो ये कौन सा मेथड हुआ, सुपर इंपोजिंग का मेथड हुआ। इसका केस है राम लोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
अब एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या बोलते हैं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब पहचानवाया जाता है तो एक शीशे के पीछे विक्टिम खड़ा होता है और शीशे के उधर साइड में, या फिर शीशा नहीं भी होता है, उधर साइड में 8-10 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जिसमें एक एक्यूज भी होता है, और विटनेस को पहचानना होता है, विक्टिम या विटनेस को पहचानना होता है कि इनमें से वो कौन सा एक्यूज था, वो कौन था जिसने क्राइम कमिट किया। तो इसको बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। कभी कभी क्या होता है कि एक्यूज जो है वो विटनेस को जानता नहीं होता है, ना विटनेस एक्यूज को जानता होता है, लेकिन विटनेस ये कह देता है कि देखो भैया, अगर आपने उसको मेरे सामने ला दिया तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। तो उन केसेस में ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काफी सालों से चला आ रहा है। ये फुल प्रूफ एक तरीके से मेथड है, ठीक है। अब ये भी इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो ये भी जान जाता है कि कहीं ये विटनेस जो है वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, सच में इसने जो है क्राइम देखा था या फिर नहीं देखा था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो इट इज हेल्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओके, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिटी उसकी एस्टैब्लिश कर ली, हमने ये देख लिया कि किस किस तरीके से एक आदमी की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट किसी ने देखा होगा तो डायरेक्टली हो सकता है, नहीं तो फोटोग्राफ के थ्रू हो सकता है, नहीं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू हो सकता है, नहीं तो सुपर इंपोजिशन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, नहीं तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के थ्रू भी हो सकता है। अब अगली बात आती है टाइम एंड प्लेस की। वो फैक्ट्स जो कि घटना के समय और जगह को बताते हैं कि हाँ इस समय और इस जगह पे हुआ होगा, तो वो फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या रेलेवेंट होते हैं, वो फैक्ट्स जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में उस घटना का जो मर्डर होता है, जो भी हुआ है, ठीक है, उसका क्या आता है, टाइमिंग आती है कि हाँ ये इस दौरान हुआ होगा, ठीक है। तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 9 में। और कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं? रिलेशन ऑफ द पार्टीज। वो फैक्ट्स जो कि दो पार्टीज के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करती हैं, वो फैक्ट्स जो है रेलेवेंट होते हैं। ये क्यों रेलेवेंट होते हैं रिलेशन ऑफ द पार्टीज? की कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि रिलेशन को बताना, वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अनड्यू इन्फ्लुएंस पे अगर रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो चीज ही यही होती है कि वो चूंकि हायर पोजीशन पे होता है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। और जैसे क्या हुआ, लिबेल, ठीक है, लिबेल में आपने लिबेल हुआ तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि उनका जो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज था वो बहुत अच्छा नहीं था, इट वाज नॉट दैट गुड, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो है सेक्शन 9 के 5 तरीके के फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स को भी देख लिया, हमने आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने वाले फैक्ट्स को भी देख लिया, हमने टाइम एंड प्लेस, रिलेशन ऑफ द पार्टीज को भी देख लिया, और हमने उन फैक्ट्स को भी देख लिया जो फैक्ट जो है किसी भी इन्फ्रेंस को सपोर्ट या रिबट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज ये खत्म होता है। लॉ जगत से और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है लॉ समझो, मेकिंग लॉ इजी। इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।